और कल्पना कीजिए कि एक इंसान का जन्म धातु की विशाल दीवारों के बीच होता है। मतलब उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुला आसमान देखा ही नहीं है। हाँ, और न ही कभी बारिश या किसी प्राकृतिक जंगल की हवा महसूस की है। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि वो इंसान उस ग्रह पर कभी कदम रखेगा ही नहीं जिसके लिए ये पूरा सफर शुरू हुआ था। सही कहा। वो बस एक बीच की पीढ़ी बनकर रह जाएगा। हाँ, वो अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में जन्म लेगा और वहीं खत्म हो जाएगा, ताकि उसके पर पोते किसी नए तारे के पास एक नई दुनिया बसा सकें। तो आज का हमारा ये डीप डाइव इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले यथार्थ पर है। जो कि बहुत ही रोमांचक विषय है। ना? हम आज जनरेशन शिप यानी पीढ़ीगत अंतरिक्ष यानों की बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसा मिशन नहीं है जो कुछ महीनों में खत्म हो जाए। ये एक पूरी मानव सभ्यता को अल्फा सेंटोरी तक ले जाने की 400 साल लंबी यात्रा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये यात्रा महज कोई साइंस फिक्शन वाली कहानी नहीं रह गई है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर के जो टॉप डिजाइनर्स और वैज्ञानिक हैं, वो अब इसके व्यावहारिक पहलुओं पर सच में काम कर रहे हैं। मतलब बकायदा रिसर्च चल रही है। एकदम। आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है, वो प्रोजेक्ट हाइपेरियन डिजाइन प्रतियोगिता के बेहद विस्तृत और हैरान कर देने वाले परिणाम हैं। और इसके साथ ही हमारे पास इंडियन डिफेंस रिव्यू के कुछ तकनीकी लेख भी हैं। और हाँ, हैकर न्यूज और रेडिट जैसे फोरम्स पर चल रही तीखी भैंसें भी हैं, जो इस विषय को और मजेदार बनाती हैं। बिल्कुल। और इन सारे स्रोतों से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, ये जो सफर है, ये पूरी तरह से एक वन वे टिकट है। मतलब धरती हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगी। हाँ, जो लोग इस यान पर सवार होंगे, उनके लिए धरती सिर्फ इतिहास बन जाएगी। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ इसके रॉकेट इंजन या थ्रस्ट को समझना नहीं है। हमें ये समझना है कि एक धातु के डिब्बे में सदियों तक बंद समाज के सामने कौन सी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां आएंगी, जो कि इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सही कहा। लेकिन इससे पहले कि हम इंसानों के दिमाग की बात करें, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी मशीन होगी जो उन्हें इतने सालों तक जिंदा रखेगी। तो इसके लिए हमें प्रोजेक्ट हाइपेरियन की विजेता टीम के डिजाइन को देखना होगा, जिसका नाम है क्रिसलिस। क्रिसलिस, राइट। और स्रोतों में इसके आकार के बारे में जो लिखा है वो मतलब एक सामान्य इंसान तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि ये डिजाइन 26 मील मतलब लगभग 60 किलोमीटर लंबा है। अरे बाप रे, 60 किलोमीटर! हाँ, और इसका वजन करीब 2.4 अरब टन बताया गया है। 2.4 अरब टन? चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। इतना भारी डिजाइन तो धरती पर बन ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही इसे अपने वजन के नीचे कुचल देगा। और मान लीजिए अगर हम इसे बना भी लें, तो इतने अरब टन को अंतरिक्ष में धकेलने के लिए जितना ईंधन चाहिए, वो तो भौतिकी के नियमों के हिसाब से ही संभव नहीं है। तो फिर इसे बनाएंगे कहाँ? इसीलिए डिजाइनरों ने प्रस्ताव दिया है कि इसका निर्माण सीधे अंतरिक्ष में ही किया जाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच L1 लैग्रेंज पॉइंट पर। ओहो, रुकिए, ये लैग्रेंज पॉइंट का विज्ञान थोड़ा उलझा हुआ है। क्या वे इसे पृथ्वी की सामान्य कक्षा में नहीं बना सकते, जैसे जहां हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है? नहीं, क्योंकि निचली कक्षा में हवा का हल्का सा घर्षण और पृथ्वी का खिंचाव हमेशा बना रहता है। अच्छा, जिसे ऑर्बिटल ड्रैग कहते हैं। एग्जैक्टली। वहां किसी चीज को टिकाए रखने के लिए आपको बार बार ईंधन जलाना पड़ता है, जबकि लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वो खास जगहें हैं जहां पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। मतलब वो अंतरिक्ष का एक तरह का पार्किंग स्पॉट हो गया। बिल्कुल। वहां रखी कोई भी चीज बिना हिले डुले एक जगह स्थिर रह सकती है। इसलिए रोबोट्स की मदद से इतने विशाल ढांचे को वहां जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। समझ गया। लेकिन ये तो हुई इसे बनाने की बात। मेरा सवाल ये है कि इस यान का आकार 60 किलोमीटर लंबा क्यों रखा गया है? मतलब क्या कम लोगों के लिए कोई छोटा यान नहीं बन सकता था? इसका सीधा कनेक्शन आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण से है। तो क्रिसलिस के अंदर विशाल घूमते हुए सिलेंडर होंगे? हाँ, ठीक वैसे ही। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो जैसे वॉशिंग मशीन तेज घूमती है तो अंदर के कपड़े मशीन की बाहरी दीवार से चिपक जाते हैं। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। राइट। तो बिल्कुल वैसे ही यान के गोल घूमने पर इंसान बाहरी दीवारों की तरफ खींचेंगे और वही खिंचाव उन्हें गुरुत्वाकर्षण जैसा लगेगा। लेकिन यान इतना बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि
छोटे यान में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा करना बहुत रिस्की है। बिना गुरुत्वाकर्षण के तो शरीर बर्बाद हो जाता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। हाँ, एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा ही होता है। बिल्कुल। अब अगर यान छोटा होगा तो उसे पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण पैदा करने के लिए बहुत तेजी से घूमना पड़ेगा। और जब कोई छोटा ढांचा तेजी से घूमता है तो कोरियोलिस प्रभाव के कारण इंसान के सिर और पैरों के बीच गुरुत्वाकर्षण का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। उफ, मतलब अगर कोई उस छोटे यान में अपना सिर हिलाएगा तो उसे भयंकर चक्कर आएंगे। हाँ, जैसे मेरे में किसी गोल घूमने वाले झूले पर बैठने से मोशन सिकनेस होती है, बिल्कुल वैसा ही। तो इंसान का चलना फिरना तो एकदम मुहाल हो जाएगा। सही कहा। उल्टी और चक्कर आना तो रोज की बात हो जाएगी। इसीलिए क्रिस्टलिस का व्यास इतना विशाल रखा गया है। अच्छा, ताकि वो बहुत धीमी गति से घूमे। हाँ, शायद 1 मिनट में केवल 1 चक्कर। गति धीमी होने से यात्रियों को एकदम धरती जैसा फील होगा और कोई चक्कर नहीं आएंगे। उन्हें लगेगा ही नहीं कि वो किसी मशीन में है। क्या बात है। इंजीनियरिंग तो समझ आ गई, लेकिन अंतरिक्ष के उस भयानक रेडिएशन का क्या? सौरमंडल से बाहर निकलते ही तो सूरज का सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मांडीय विकिरण तो इंसानी डीएनए को तबाह कर सकता है, लेकिन क्रिस्टलिस का तरीका बहुत ही स्मार्ट है। वो कैसे? उन्होंने डिजाइन में पानी के बड़े भंडारों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने की सोची है। पानी हाई एनर्जी पार्टिकल्स को रोकने में कमाल का काम करता है। मतलब जो पानी लोग पीने और खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसी को दीवार के चारों ओर रखा जाएगा। एकदम सही। एक ही चीज जीवन भी देगी और रेडिएशन से बचाएगी भी। ये कागज पर तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन मुझे स्रोतों की एक बात पर बहुत शक हो रहा है। किस बात पर? कहा गया है कि ये पूरा यान फ्यूजन पावर से चलेगा। मतलब आज के टाइम में तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन सिर्फ 450 टन है और उसे बनाने में ही सबकी हालत खराब हो गई थी। हाँ, वो तो है। और यहाँ हम 2.4 अरब टन के ढांचे और ऐसे फ्यूजन रिएक्टर की बात कर रहे हैं जो अभी धरती पर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है? इंटरनेट फोरम्स पर भी तो यही सवाल उठ रहे हैं। फोरम्स पर उठने वाले सवाल अपनी जगह एकदम सही हैं, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब हमें इस प्रतियोगिता का असली मकसद समझना होगा। वो क्या? ये आज की तकनीक का ब्लूप्रिंट नहीं है। प्रोजेक्ट हाइपीरियन का उद्देश्य भविष्य की संभावनाओं का एक स्ट्रेस टेस्ट करना है। मतलब अगर 100 साल बाद तकनीक आ गई तो क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल। तकनीक तो बन जाएगी, लेकिन उस यान के अंदर समाज को कैसे चलाना है, उसका डिजाइन अभी से सोचना जरूरी है। अच्छा, ये बहुत मजबूत तर्क है। मतलब वो समस्याओं का पहले से अनुमान लगा रहे हैं। खैर, क्रिस्टलिस ने प्रतियोगिता जीत तो ली, लेकिन जब हम बाकी डिजाइन्स देखते हैं तो नजरिया एकदम बदल जाता है। हाँ, दूसरी टीमों के डिजाइन बताते हैं कि अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए और भी रचनात्मक तरीके हो सकते हैं। जैसे वो तीसरे नंबर वाला डिजाइन, सिस्टमा स्टेलारे प्रॉक्सिमम। हाँ, उन्होंने मशीन से ज्यादा बायोमिमिक्री का इस्तेमाल किया, प्रकृति से प्रेरणा ली। मतलब उन्होंने एक जेलीफिश से प्रेरणा ली? ये सुन के ही कितना अद्भुत लगता है। एक कठोर धातु के डिब्बे की जगह जेलीफिश जैसा लचीला डिजाइन जो झटकों को पूरे यान में आसानी से फैला सके। और रेडिएशन से बचने के लिए भी उन्होंने पानी नहीं बल्कि एक खोखला क्षुद्र ग्रह, मतलब एक एस्ट्रॉइड को ढाल बनाने का प्रस्ताव रखा। हाँ, अगर मैं तुलना करूं तो क्रिस्टलिस एक हाईटेक पनडुब्बी की तरह है और ये एस्ट्रॉइड वाला डिजाइन एक हर्मिट क्रैब की तरह। हर्मिट क्रैब? हाँ, जो खुद का खोल बनाने के बजाय बचने के लिए किसी और चट्टान या खोल के अंदर छिप जाता है। एकदम सही एनालॉजी है और व्यवहारिक रूप से ये बहुत स्मार्ट भी है। भारी ढाल बनाने से अच्छा है जो चट्टानें ब्रह्मांड में पहले से हैं उन्हें खोखला कर लो। सही बात है। और फिर आता है दूसरे स्थान वाला WFP एक्सट्रीम डिजाइन। इन्होंने तो पूरी सोच ही पलट दी। इन्होंने मशीन से ज्यादा इंसानी आत्म साक्षात्कार पर ध्यान दिया। हाँ, उनके डिजाइन में तो बाकायदा प्रार्थना स्थल यानी चैपल्स बने हुए थे। और सबसे कमाल की बात, फर्श पर आकाश गंगा के नक्शे बनाए गए थे। तो क्या ये डिजाइन ये नहीं बता रहे कि हम इसे सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्या मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में जोड़कर देखें तो WF एक्सट्रीम का डिजाइन एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताता है। वो कैसे? जब सफर पीढ़ियों तक चलना हो तो आप इंसानों को सिर्फ खाना पानी देकर मशीन नहीं बना सकते। ओह, उन्हें कला और संस्कृति भी चाहिए। बिल्कुल। अगर उन्हें अपना उद्देश्य नहीं पता होगा तो पूरा समाज डिप्रेशन और शून्यवाद का शिकार हो जाएगा। वो नक्शे उन्हें रोज याद दिलाएंगे कि उनकी मंजिल क्या है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है
क्योंकि संस्कृति और समाज को बचाए रखना कोई आसान काम नहीं है। और जब 1500 लोग एक डिब्बे में बंद हों तो नियम कितने खौफनाक हो सकते हैं, ये अंटार्कटिका परीक्षण से समझ आता है। हाँ, क्रिसलिस के डिजाइन में अंटार्कटिका परीक्षण का जो प्रस्ताव है वो बहुत अहम है। स्रोतों के अनुसार यान में जाने से पहले लोगों को 70 से 80 सालों तक अंटार्कटिका के बर्फीले एकांत में रखा जाएगा। 80 साल। यहाँ एक बात साफ कर दूं, ये परीक्षण किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अंटार्कटिका जाएगा वही अंतरिक्ष में भी उड़ेगा। अच्छा, तो फिर मकसद क्या है? मकसद एक पूरे समाज का अध्ययन करना है। जो लोग परीक्षण शुरू करेंगे, जब वो मर जाएंगे तो क्या उनकी अगली पीढ़ी भी उस अनुशासन को बनाए रख पाएगी? मतलब ये एक तरह का समाजशास्त्रीय प्रयोग है। बिल्कुल। जो समाज अंटार्कटिका में टूट जाएगा या आपस में लड़ने लगेगा, वो 400 साल की अंतरिक्ष यात्रा कैसे करेगा? ये तो इतिहास के सबसे लंबे और खतरनाक रियलिटी शो जैसा लग रहा है, जहां नियम टूटना सीधा मौत है। और नियमों की बात करें तो जनरेशनशिप के अंदर प्रजनन को लेकर तो हद से ज्यादा सख्त नियम होंगे। हाँ, जनसंख्या को 1500 के आसपास स्थिर रखना बहुत जरूरी है। मतलब कोई अपनी मर्जी से परिवार नहीं बढ़ा सकता। हर व्यक्ति को 28 से 31 साल की उम्र के बीच सिर्फ 3 साल का समय मिलेगा और अधिकतम 2 बच्चे। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान एकदम साफ है। यान के संसाधन बहुत सीमित हैं। हवा, पानी, सब कुछ तो एक क्लोज लूप में है। हाँ, अगर जनसंख्या 1500 से बढ़कर 2000 हो गई तो पूरा यान कुछ ही महीनों में ऑक्सीजन की कमी से खत्म हो जाएगा। इसलिए यह जिंदा रहने की शर्त है। और खाने को लेकर भी स्रोत बताते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से शाकाहारी होगा, कोई जानवर साथ नहीं जाएगा। क्या ये सिर्फ जगह बचाने के लिए है? जगह एक चीज है, लेकिन ऊर्जा का गणित और बीमारियों का खतरा ज्यादा बड़ी बात है। अच्छा। जानवरों को पालने के लिए बहुत पानी और चारा चाहिए। 1 किलो मांस की जगह आप कई किलो पौधे उगा सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा है जूनोटिक डिजीज। मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां? हाँ, एक बंद यान में एक वायरस पूरी आबादी को पल भर में खत्म कर सकता है। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है। पूछिए। अगर धरती पर इंसान बिना लड़े एक हफ्ता नहीं गुजार सकते, तो क्या 400 सालों तक ऐसे तानाशाही वाले नियमों से विद्रोह या पागलपन नहीं फैलेगा? इंटरनेट पर कई लोगों ने यही चिंता जताई है। ये चिंता बिल्कुल जायज है। इतिहास गवाह है कि जहां भी बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगते हैं, वहां विद्रोह होता ही है। तो इसका क्या उपाय सोचा इन्होंने? इसीलिए डिजाइनरों ने सिर्फ इंसानी नेताओं पर भरोसा नहीं किया है। उन्होंने इंसानों और एआई के मिले जुले सिस्टम का प्रस्ताव रखा है। मतलब एआई शासन करेगा? पूरी तरह नहीं। एआई निष्पक्ष रूप से संसाधनों का हिसाब रखेगा, क्योंकि मशीनें भेदभाव नहीं करती। लेकिन जो नैतिक या कानूनी फैसले होंगे वो इंसानी पंचायत ही लेगी। फिर भी विद्रोह की तलवार तो हमेशा लटकती रहेगी। खैर, नैतिकता से मुझे इस मिशन का सबसे डरावना पहलू याद आता है। सहमति का मुद्दा। बिल्कुल। जो पहली पीढ़ी जाएगी उन्होंने तो खुद चुना होगा ये सफर, लेकिन जो पीढ़ियां यान में पैदा होंगी उनके लिए तो धरती सिर्फ कंप्यूटर में एक तस्वीर होगी। इसे इशू ऑफ कंसेंट कहते हैं। ये इस मिशन की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा है। मतलब आने वाली कई पीढ़ियां बिना अपनी मर्जी के एक ऐसे पिंजरे में जन्म लेंगी, वहीं काम करेंगी और मर जाएंगी, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी नई दुनिया देख सके। हाँ, प्रोजेक्ट हाइपीरियन के जजों ने भी माना है कि अगर बीच की पीढ़ियों को ये महसूस नहीं हुआ कि उनका जीवन मूल्यवान है, तो मिशन फेल हो जाएगा। तो क्या ये नैतिक रूप से सही है? मतलब हजारों लोगों को एक तैरती हुई जेल में पैदा होने की सजा देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली पीढ़ी को तारे देखने का शौक था? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर बीच की पीढ़ियां शून्यवाद में चली गईं, तो यान अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा। और इन सबके बीच फोरम्स पर एक और सिद्धांत सामने आया है, जिसने तो मतलब मेरा दिमाग ही घुमा दिया। आप द अल्टीमेट रेस पैराडॉक्स की बात करें ना? हाँ, कई लोगों ने ये चिंता जताई है कि मान लीजिए 150 साल बाद धरती पर विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि कोई वॉर्म होल तकनीक या प्रकाश से तेज चलने वाला यान बन जाए, जिसे FTL यानी फास्टर देन लाइट तकनीक कहते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, ये जनरेशन शिप वाले 400 सालों तक डिब्बे में संघर्ष कर रहे हैं, शाकाहारी खाना खा रहे हैं, आज़ादी कुर्बान कर रहे हैं। और जब ये सदियों बाद आखिरकार अल्फा सेंटोरी पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि धरती वाले अपने नए तेज यानों से वहां 100 साल पहले ही पहुंच चुके हैं।
और उन्होंने वहाँ शहर भी बसा लिए हैं। हाँ, मतलब कॉफी शॉप्स खुल गई हैं और आसमान से उतरने वाले इन थके हारे यात्रियों को वे एक पुराने म्यूजियम पीस की तरह देख रहे हैं। ये कल्पना ही किसी का भी मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। रेडिट पर लोगों ने लिखा भी है कि इस डर से कई पीढ़ियां बीच रास्ते में हार मान सकती हैं। उन्हें लगेगा कि वे एक फालतू की दौड़ दौड़ रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये डिजाइन इस पर आधारित है कि हम आज क्या जानते हैं। हम किसी ऐसी तकनीक के भरोसे आज अंतरिक्ष अन्वेषण नहीं रोक सकते जो शायद कभी बने ही ना। तो इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ यही निकलता है कि एक जनरेशन शिप महज कोई इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ फ्यूजन रिएक्टर या पानी की ढाल की कहानी नहीं है। ये हमारी कमजोरियों, समाज चलाने के तरीकों और हमारे अस्तित्व का एक चलता फिरता आईना है। हम अंतरिक्ष के रेडिएशन से तो शायद बच जाएंगे, लेकिन अपने ही दिमाग से पार पाना सबसे कठिन होगा। और शायद इसीलिए ये प्रयोग इतने जरूरी हैं। चुनौती ये नहीं है कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे, बल्कि ये है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम क्या बन चुके होंगे। एकदम सही बात। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो इन तमाम बहसों से भी एक कदम आगे का है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर 400 सालों और कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद जब ये यान आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, तो क्या वो इंसान उस नए ग्रह की खुली जमीन पर कदम रखना भी चाहेंगे? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सदियों से धातु की दीवारों और कृत्रिम रोशनी के बीच पलने के कारण वो यान ही उनका सच्चा घर बन चुका हो? और कोई भी असली ग्रह, उसका खुला आसमान, उसकी हवाएं उन्हें आजादी नहीं बल्कि एक पराई और बेहद डरावनी जगह लगे। शायद वे अपनी उस नियंत्रित दुनिया से कभी बाहर ही ना आना चाहें। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। सोचिएगा जरूर।